बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 1। इसे आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 का जो आपका टाइटल है, उसका नाम है जो टाइटल का वो इंट्रोडक्शन। तो हम लोग आज बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले बायोलॉजी का मतलब क्या है। बायोलॉजी, द वर्ड केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायोस। बायोस मैंने लाइफ एंड लोगोस, लोगोस मैंने टू स्टडी, यानी द स्टडी अबाउट लाइफ, या यूँ कह लें द साइंटिफिक स्टडी अबाउट लाइफ जो है उसको ही हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। तो ये तो इसकी हो गई प्रॉपर डेफिनेशन। तो द साइंटिफिक स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बायोलॉजिस्ट जो हैं, बायोलॉजी जो है वो टोटल की टोटल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बनी हुई है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ बायोलॉजिस्ट जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि जी बायोलॉजी तो है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ने का नाम है, तो इसमें हम नॉन लिविंग चीज़ें क्यों पढ़ते हैं। नॉन लिविंग चीज़ें हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि दे आर वेरी नेसेसरी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मिसाल के तौर पे टेम्परेचर है, नॉन लिविंग चीज़ है, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर है, नॉन लिविंग है, लेकिन वो लिविंग के लिए ज़रूरी है। एयर है, ह्यूमिडिटी है, पीएच है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये नॉन लिविंग। सॉइल है नॉन लिविंग, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। इसी वजह से हम नॉन लिविंग चीज़ों को इसलिए पढ़ते हैं कि दे आर नेसेसरी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। जहाँ तक अगर आप कहें डेफिनेशन ऑफ लाइफ, क्योंकि हम जब बायोलॉजी में पढ़ते हैं द स्टडी अबाउट लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लाइफ को किसी सिंगल वर्ड के अंदर हम लोग सिंगल डेफिनेशन के अंदर बयान करना मुश्किल हो जाता है। कोई ऐसी डेफिनेशन बायोलॉजी के अंदर नहीं है जिसमें एक ही लाइन में आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को या लाइफ को डिस्क्राइब कर दें। वो भी बता देते हैं कैसे। अब तो लाइफ को आप लोगों ने डिस्क्राइब एक लाइन में तो नहीं कर सकते। अब होता क्या है, बायोलॉजिस्ट फिर लाइफ की डेफिनेशन कैसे करते हैं। लाइफ जो है बेसिकली डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं, मुख्तलिफ खूबियाँ हैं। अगर वो किसी जानदार में पाई जाती हैं तभी उसको हम लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं जी कोई एक प्रॉपर्टी बोल दें जी, वो जी ये तो मसला ही कोई नहीं है जी, लाइफ को तो बयान करना बड़ा आसान है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करते हैं। अब दुनिया में बहुत सी गाड़ी है वो मूवमेंट कर रही है, क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है? ऐसा तो नहीं है। इसी वजह से लाइफ को किसी एक डेफिनेशन में लेके नहीं आ सकते। मुख्तलिफ जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें आएंगे और तभी हम इसको लाइफ को बयान करेंगे। मिसाल के तौर पे वो कैसे, ये हम ये आपको बताते हैं कि लाइफ को हमने कैसे बयान करना है। साथ साथ बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इन सवालों के जवाबात भी नहीं देते कि लाइफ दुनिया में क्यों आई, दुनिया में आने का मकसद क्या है, दुनिया में एंड पे क्या होगा। तो इस तरह के जो सवाल जो हैं उनके जो जवाबात हैं वो बायोलॉजिस्ट नहीं देता। क्यों आई, इसका मकसद क्या था, इस तरह के सवालात का जवाबात जो हैं वो फ़िलासफ़र और थियोलॉगियंस यानी मजहबी स्कॉलर्स ही देते हैं कि ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है, दुनिया में स्टार्ट कैसे हुई। तो ये इसमें ये फ़िलासफ़र्स एंड थियोलॉगियंस जो हैं ये मकासद जो हैं बयान करेंगे। बायोलॉजिस्ट का सिर्फ़ और सिर्फ काम होता है कि हाउ लाइफ वर्क्स, कि लाइफ जो है काम कैसे करती है, हम कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, बर्ड्स कैसे हवा में जो है वो उड़ते हैं, हार्ट कैसे काम करता है। तो ये चीज़ें हैं, हाउ लाइफ वर्क्स जो है बेसिकली बायोलॉजिस्ट का जो है वो दायरे कार में आता है, वो ही उसको डिफ़ाइन करता है। अब हम बता रहे थे कि लाइफ को अब हम लोगों ने किस तरह बयान करना है। लाइफ डिफरेंट जो है क्वालिटीज़ हैं जिसको हम बयान करेंगे। मिसाल के तौर पे पहली बात तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होने के लिए पहली शर्त क्या है कि दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़। उनके अंदर एक पूरा मैकेनिज़्म होता है, उनके अंदर सेंसिटिविटी होती है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, वो लोकोमोशन करते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के उनके अंदर सोचने की, समझने की, अपने आप को जो है स्टिमुलस के अगेंस्ट अपने मुहर्रक पेश करने की उनके अंदर क्वालिटी होती है। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएगा। पहली क्वालिटी, एक ज़रूरी नहीं है, कई और भी होंगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए पहली खूबी ये, दूसरी खूबी ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कम से कम एक सेल का बना हो या एक से ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल हो। अगर वो सेल्स पे मुश्तमिल नहीं है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं है। तो एक सेल हो या एक से ज़्यादा सेल्स पे वो मुश्तमिल हो। तीसरी बात इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी ये है कि वो अपनी आबादी को, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकें, ना सिर्फ बढ़ा सकें रिप्रोडक्शन के लिहाज से, बल्कि अपने जो वालदैन के करैक्टर्स हैं वो बच्चों के अंदर मुंतकिल भी हो सके, जिसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, वो भी उनमें
क्वालिटीज़ होनी चाहिए। दे कैन रिस्पायर, वो रेस्पायरेशन कर सकें, कुछ सांस ले सकें, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, कुछ इंटरनल रेस्पायरेशन, ग्लूकोज को जो है वो तोड़ते हैं ताकि वो एनर्जी ले सकें, तो जिसको हम सेलुलर रेस्पायरेशन भी कहते हैं। तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये क्वालिटी में आ गया। मेटाबॉलिज्म, सीजलेस एक्टिविटीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स, सेल के अंदर ना रुकने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। आप 10th ग्रेड में भी पढ़ के आ गए होंगे। इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, एक को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, एक को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो जब तक सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रही है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अदरवाइज़ वो रुक गया तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डेथ हो जाएगी उसकी, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा। तो ये आप लोगों ने बताना है। ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक और क्वालिटीज़ में से क्वालिटी ये है कि वो ग्रोथ कर सकता है। एन इरिवर्सिबल इंक्रीज एंड अ परमानेंट चेंज या परमानेंट इंक्रीज इन साइज़ वो कर सकता है। इंसान है, छोटा होता है बच्चा उसका, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्लांट है, ग्रोथ करता है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये क्वालिटी भी है। उसके बाद होम्योस्टेसिस, अपना फेयरली इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने की कोशिश करता है। इंसान की एग्जांपल देख लें, बाहर टेम्परेचर जितना मर्जी रेज़ हो जाए, लेकिन इंसान के बॉडी इस तरह की फिज़ीक बनी हुई है, उसकी फिजियोलॉजी इस तरह की है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है 37 पे। अपने अंदर वाटर और सल्यूट की मिकदार को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। तो ये है होम्योस्टेसिस। रिप्रोडक्शन, अपनी पॉपुलेशन में इजाफा कर सकें, अपने जैसे दूसरे जो ऑर्गेनिज़म हैं वो प्रोड्यूस कर सकें, तो ये रिप्रोडक्शन में आ जाएगा। सेंसिटिविटी, वो सेंस रखते हों, दे कैन रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। हाई टेम्परेचर पे किस तरह का स्टिमुलस उसने शो करना है, लो टेम्परेचर पे उसने किस तरह का बिहेवियर शो करना है, उसका रिफ्लेक्स क्या आता है, तो ये सेंसिटिविटी में आ जाता है। तो ये बहुत सी क्वालिटीज़, अगर ये क्वालिटीज़ किसी चीज़ के अंदर मौजूद हैं तो फिर उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने में कोई हर्ज नहीं है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लाइफ के लिए कोई एक डेफिनेशन नहीं, बल्कि ये तमाम सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ कहलाएगा, अदरवाइज वो लाइफ नहीं कहलाएगा। तो ये आपने बता देना है। तो नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स सम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन ग्रेड 10th ग्रेड में आप लोग पढ़ चुके हैं। इसका जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? स्ट्रक्चर और फॉर्म। किसी भी जानदार का स्ट्रक्चर पढ़ना, उसकी साख्त के बारे में पढ़ना, उसको हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है वो दो तरह की हो सकती है। एक को आप लोग एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं, बैरूनी, बाहर से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह का है वो एक्सटर्नल हो जाएगा। अगर बॉडी के अंदर जाएंगे उसके, यानी इंसान वगैरह के अगर अंदर को देखते हैं, अंदरूनी साख्त को देखते हैं, तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी क्या कहलाएगा? एनाटॉमी। आपका MCQ बन सकता है। तो ये इंटरनल मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो वह एनाटॉमी हो जाएगा। बैरूनी जो है वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो जाएगा। प्लेंटोलॉजी, स्टडी, द साइंटिफिक स्टडी अबाउट फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या हैं? द प्रिजर्व्ड रिमेन्स जो ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म थे किसी ज़माने में, जो रॉक्स के अंदर प्रिजर्व हो गए, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। उनके बारे में पढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेंटोलॉजी। हिस्टोलॉजी, द स्टडी अबाउट टिश्यूज़। एवोल्यूशन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द कॉम्प्लेक्स वन। बैक्टीरिया से लाइफ स्टार्ट हुई, करते करते फिश बनी, फिर एम्फीबियंस बने, फिर रेप्टाइल्स बने, फिर उनसे बर्ड्स बने, उनसे मैमल्स बने। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ जो है इसको ही हम लोग बोलते हैं एवोल्यूशन। जेनेटिक्स बता चुका हूँ, द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक करैक्टरिस्टिक्स। वालदैन से बच्चों के अंदर क्वालिटीज़ का ट्रांसफ़र होना जीन्स की फॉर्म में, उसी को ही हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। जू जियोग्राफी, जू का मतलब एनिमल, जियो का मतलब अर्थ या जियोग्राफिया, तो इसको हम कहते हैं द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन द अर्थ। तो इसमें दुनिया के अंदर जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जानवरों की, उसके बारे में जैसे आपके जहन में फ़ौरन आ जाता है, कैंगरू की बात करते हैं। कैंगरू की जू जियोग्राफी क्या है, उसका नेटिव क्या है, उसका हैबिटेट बेसिक क्या है? ऑस्ट्रेलिया। कीवी की बात करते हैं, वो कहाँ पाया जाता है? वो न्यूजीलैंड में। तो ये जू जियोग्राफी है, उसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं। एक्ोलॉजी क्या है? द रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू देयर एनवायरनमेंट। जानदारों का अपने बैरूनी माहौल के साथ जो ताल्लुक़ है उसको ही हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। दुनिया के अंदर दो तरह के एनवायरनमेंट हो सकते हैं किसी भी जानदार के बाहर। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं बायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और एक होते हैं एबायोटिक।
अब एक जानदार है, कोई इंसान है, उसके बाहर बायोटिक दूसरे ज़िंदा जानदार, वो सारे के सारे क्या हैं, वो बायोटिक एनवायरनमेंट है उसका। तो जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के हशरात फिर रहे हैं, मुख्तलिफ़ जानवर हैं हमारे इर्द गिर्द, तो वो हो जाएगा बायोटिक। और हमारे बाहर ए बायोटिक कौन सा हो जाएगा, हमारे बाहर एयर है, हमारे बाहर टेम्परेचर है, हमारे बाहर वाटर भी है, तो ये ए बायोटिक हो। तो इकोलॉजी में क्या है, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू देयर एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट दो तरह के हो सकते हैं, देयर कैन बी लिविंग एनवायरनमेंट एंड ऑन द अदर हैंड देयर कैन बी अ नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। तो ये दो तरह के हो सकते हैं। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, ये भी है, इसमें भी ब्रांच, ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसके अंदर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की बात की जाती है, कैसे एग, स्पर्म और एग बनते हैं, कैसे जाइगोट बनता है, फिर उसको जाइगोट कैसे एम्ब्रियो में कन्वर्ट, और कैसे एम्ब्रियो जो है बिल्कुल ही अडल्ट से मिलता जुलता जानदार में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसमें आप लोगों ने पढ़ लेना है एम्ब्रियोलॉजी में। फिजियोलॉजी जो है, इसमें हम फंक्शनिंग की बात करते हैं, फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन कैसे काम करता है, कैसे पंपिंग ऑफ ब्लड करता है हार्ट, कैसे किडनी जो है वो ब्लड को जो है वो यूरिन में कन्वर्ट करता है। तो ये तमाम के तमाम ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनल्स, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी बनाता है, तो ये उनकी फंक्शनिंग जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। तो ये आज आप लोगों का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, प्रॉपर इसको फर्स्ट ईयर जो है डेफिनेशंस वो पढ़ेंगे। किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है, और इंशाल्लाह ताला उस आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।